नमस्कार मित्रों, सार्थक एकेडमी की आज की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रयास है कि आपको एक हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा करंट से अवगत कराया जाए, जागरूक रखा जाए। एग्ज़ाम आप भी जानते हैं लगातार शुरू होने वाले हैं और एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ा पोर्शन करंट से आता है। समसामयिकी की घटनाएं ही वास्तव में अब निर्णायक भूमिका निभाने लग गई हैं, जिसे आप स्टैटिक जीएस कहते हैं या परमानेंट जीएस कहा जाता है, ट्रेडिशनल जीएस कहा जाता है। उन जीएस के भी मूल में आज की समसामयिक घटनाएं ही स्थान रखती हैं। कुछ घटनाएं आज जिन्हें आप करंट मानते हैं, 5 साल बाद वो स्टैटिक जीएस का हिस्सा बन जाती हैं। तो इसलिए करंट अफेयर्स पर बारीकी से अध्ययन करें, उन्हें समझते चलें। चलिए आज बिना समय बर्बाद किए तुरंत अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और पहला टॉपिक लक्ष्मण पाई। गोवा में सन 1926 में मारगांव नामक स्थान पर जन्मे लक्ष्मण पाई कला के क्षेत्र के एक प्रख्यात व्यक्ति हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पद्म अवार्डों से सम्मानित लक्ष्मण पाई का विगत दिनों निधन हुआ है। गोवा सरकार द्वारा भी सन 1987 में ये सम्मानित हुए। 1995 में इन्हें नेहरू पुरस्कार से भारत सरकार ने सम्मानित किया और ललित कला अकादमी द्वारा लगातार 3 वर्षों का इन्हें सर्वश्रेष्ठ चित्रकार चुना गया, सन 1961, सन 1962 और सन 1963। पाई साहब गोवा कला स्कूल के प्रिंसिपल भी रहे, गोवा आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल भी रहे। पेरिस में इनका काफ़ी लंबा समय बीता है। तो बहुत महत्वपूर्ण घटना चक्र है। मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी रहेगा कि लक्ष्मण पाई चित्रकारी के क्षेत्र से आते हैं, गोवा के थे, पेरिस में लंबे समय तक रहे और इनकी विगत दिनों मृत्यु हो गई है। मैं चाहूँगा आपकी इनकी कुछ फोटो दिखाकर आपको बता सकूं कि लक्ष्मण पाई हैं कौन। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से नेहरू जी के साथ लक्ष्मण पाई एक चित्रकारी के साथ अपने खड़े हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं नेहरू जी के साथ। ऐसी कुछ और तस्वीरें लक्ष्मण पाई। मुझे उम्मीद है आप इनके चेहरे को जरूर पहचान चुके होंगे और चेहरे के साथ साथ चित्रकारी के क्षेत्र से हैं। 1926 में गोवा में जन्मे, 1961, सन 1962 और 63 में लगातार 3 बार ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कारों से पद्म श्रृंखला के ये सम्मानित हैं। 1987 में गोवा सरकार ने इनको सम्मानित किया और सन 1995 में भारत सरकार द्वारा नेहरू पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। मुझे उम्मीद है लक्ष्मण पाई के चित्र के साथ साथ ये डाटा भी आप तैयार रखेंगे। अगली महत्वपूर्ण घटना है मेरा राशन नामक मोबाइल ऐप का लॉन्च करना। अगली महत्वपूर्ण घटना मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च करना। मेरा राशन, कुछ तो आपको नाम से ही अंदाजा लग गया होगा कि राशन संबंधित चीजें हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय द्वारा मेरा राशन नाम की योजना प्रारंभ की गई है। मेरा राशन एक मोबाइल एप्लीकेशन है। दरअसल आपको भी पता है कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगाया गया तो बड़ी संख्या में बड़े शहरों से गांव की ओर लोगों का प्रवासन हुआ। वो प्रवासी मजदूर जो अपने घरों को लौटे, उनके सामने एक बड़ी समस्या ये आ रही थी कि जब सरकार ने अनाज मुहैया कराया तो राशन कार्ड बॉम्बे का, चले आए जौनपुर या किसी और शहर, वहाँ अब उनका नाम नहीं तो उनको अन्न कहाँ से मिले, वो पीडीएस सिस्टम से खाद्य पदार्थ कहाँ से मिले। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखकर अब मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि प्रवासी मजदूरों की इस स्थिति को भी सुलझाने के लिए राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सिस्टम लागू किया जाएगा। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सिस्टम लागू किया जाएगा। जैसे आप घरों में बैठे बैठे अपने मोबाइल नंबर को बदल लेते हैं, ठीक वैसे ही
उपभोक्ताओं को बदल देते हैं ना कि ये वोडाफोन की बजाय एयरटेल में चले जाते हैं आप, ठीक वैसे ही एक स्टेट से निकलकर आप दूसरे स्टेट में अपने राशन कार्ड को लेकर जा सकते हैं। इस घटना से कुछ अंदाज़ा तो आपको लग ही गया होगा कि ये एप्लीकेशन भी वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत है, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत है। 32 राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत भी जुड़े थे। 32 राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत भी जुड़ चुके हैं। 32 राज्य से मेरा तात्पर्य केंद्र शासित और पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त उन सभी राज्यों से है। 4 ऐसे हैं राज्य आबलिक केंद्र शासित प्रदेश जो अभी इससे नहीं जुड़े हैं, जल्द ही वो भी इससे जुड़ जाएंगे। एक रोचक आंकड़े इसी समय जारी किए गए हैं कि इस योजना के कारण करीब 81 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में ला दिया जाएगा, जबकि अभी तक 69 करोड़ लोग इस सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 69 करोड़ लोग अभी जुड़े हुए हैं, जो आगे चलकर 81 करोड़ हो जाएंगे। किस योजना के तहत? मेरा राशन नामक एप्लीकेशन के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट 12 मार्च 2021 को जारी किया गया। किसने जारी किया? तो जारी करने वाली संस्था है केंद्रीय उपभोक्ता मामले, सेवा वितरण सार्वजनिक मामले का मंत्रालय, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, सेवा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस एप्लीकेशन को, मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को उनके राशन कार्ड को कहीं पर भी पोर्टेबिलिटी किया जा सके, पोर्टवेट किया जा सके, ट्रांसफ़र किया जा सके, और ये वन नेशन वन राशन कार्ड की जो योजना है उसे सफल बनाया जा सके। मैं चाहूँगा कि इसका छोटा सा क्लिप आपको दिखाएं, जिससे कुछ स्मृतियाँ शेष हों कि आपने कुछ देखा था, और देखते हुए रिवीजन भी करते चलेंगे। इस योजना से जुड़ने वाले राज्यों की संख्या 32 है, 32 है। मैंने बताया था ना कि राज्य और यूटीज़ दोनों इसमें शामिल हैं, राज्य और यूटीज़ दोनों इसमें शामिल हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 32। 4 अगले ही कुछ महीनों में फिर से जुड़ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है इससे आप याद करने में सहायता प्राप्त करेंगे। चलते हैं अगली महत्वपूर्ण घटना की तरफ। अगला जो महत्वपूर्ण नाम है वो है भवानी देवी का। भवानी देवी भारत की पहली महिला तलवारबाज हैं जिन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना सिर्फ स्वर्ण पदक जीता है, बल्कि 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको याद रहेगा भवानी देवी का नाम, जो 23 जुलाई से शुरू हो रहे ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की तरफ से क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तलवारबाज है। भारत के लिए तलवारबाजी में पहला गोल्ड मेडल भी इन्होंने ही जीता है। तो भवानी देवी का नाम आप जरूर याद रखें। 23 जुलाई टोक्यो ओलंपिक से। बोरिस जॉनसन, बहुत आप लोग अच्छी तरह से इनसे परिचित होंगे। बोरिस जॉनसन कोविड-19 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे, उससे जूझ कर ये बाहर आए, संघर्ष से बाहर निकले। अप्रैल माह में भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। अप्रैल माह में ये भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात बनती है कि इससे भारत को क्या लाभ हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, भारत आने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन वास्तव में भारत से CPTPP पर शामिल होने का अनुरोध करना चाहते हैं। वो चाहते हैं भारत भी कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप नामक एक जो संगठन है उसमें भारत भी शामिल हो जाए। ये संगठन आयात और निर्यात को नियंत्रित करके, आयात और निर्यात को नियंत्रित करके
आयात निर्यात नियंत्रित से मेरा तात्पर्य है कस्टम ड्यूटी इत्यादि को कम करके आपस में व्यापार को अधिक बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस समूह से भारत को जोड़ने का अनुरोध बोरिस जॉनसन कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ CPTPP पर ही बात करने के लिए बोरिस जॉनसन आ रहे हैं? CT कंप्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, CPTPP पर ही बात करने के लिए आ रहे हैं? नहीं। दरअसल चीन जिस तरह से कोरोना काल के पहले और अब बड़ी तेजी से पैसिफिक क्षेत्र पर अपने कदम को बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए चीन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भी भारत की मदद लेने के लिए और भारत ब्रिटेन के बीच, UK के बीच व्यापारिक समझौतों के द्वारा और अधिक नज़दीकी लाने के लिए बोरिस जॉनसन साहब भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इसके तहत वो किन किन मुद्दों पर बात कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक एक पॉइंट पर आपका जिक्र करता चलूँ। देखिए, UK का चीन के साथ रिश्ता थोड़ा इस समय नाजुक दौर से गुजर रहा है, जिनमें आप भी जानते हैं कि पहला पॉइंट अगर मैं आपसे डिस्कशन करूं तो पहले पॉइंट पर है हांगकांग का मुद्दा। हांगकांग को स्वायत्तता बनाए रखते हुए ब्रिटेन ने चीन को सौंपा था, लेकिन चीन जिस तरह से वहां कानून बनाकर उसे साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत लाने का प्रयास कर रहा है, निश्चित तौर पर वो UK के मानक के विपरीत है। दूसरा, कोविड-19 में जिस तरह की उसकी नीतियां रहीं और ख़ास तौर से ब्रिटेन के साथ जो उसका व्यवहार रहा, वो ब्रिटेन को काफ़ी कुछ अखरा है। तीसरी सबसे बड़ी बात मैं चाहूँगा कि उस पर ज़रूर नज़र डालें, एक नेटवर्किंग सिस्टम है हुआई, आप इससे परिचित हैं। इस इंटरनेट नेटवर्किंग सिस्टम UK में भी कार्यरत है और उसके पास कहा जाता है कि कई देशों की सीक्रेट फाइल्स हैं और वो चीन के इशारे पर कार्य कर रही है। किसके इशारे पर? चीन के इशारे पर। तो हुआई को लेकर भी चीन और UK के बीच मतभेद है। हमारे भी चीन से लेकर कुछ मतभेद हैं। आपको भी पता है, अक्साई चीन का मैटर हो, नक्सलवाद को सपोर्ट करने की बात हो, साथ ही साथ भारत में जो भी गवर्नमेंट के विपरीत है उन सब की फंडिंग करने की बात हो। हमारे यहाँ अलगाववाद को बढ़ावा देता है, हमारे यहाँ सस्ते मालों को डंप कर व्यापारिक संतुलन बिगाड़ने का प्रयास करता है। तो चीन से हमारे भी मतभेद हैं और UK के भी मतभेद हैं। तो शायद दोनों देश एकजुट होकर चीन के लिए एक सशक्त मोर्चा खोल सके। देखिए, आज मोर्चे का तात्पर्य युद्ध नहीं रहा, आज मोर्चे का तात्पर्य है आर्थिक नुकसान पहुंचाना। चीन को आर्थिक क्षति अगर होगी तो निश्चित तौर पर भारत और ब्रिटेन को इसका लाभ मिलेगा। इन सब के अलावा ब्रिटेन ने दक्षिण चीन सागर में विगत दिनों अपनी नेवी की ताकत को बढ़ाया है। इससे भी चीन काफी चिंतित है। आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले क्वाड के चारों शीर्षाध्यक्षों ने आपस में बातचीत की है, मतलब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों ने बैठकर बातचीत की है। चीन को नियंत्रित करने के लिए इस समय पश्चिमी देश भारत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत ही एशिया में रहकर चीन का एक सशक्त प्रतिरोध बन रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस छोटे से क्लिप के द्वारा भारत और अमेरिका के आपसी हित को समझा होगा। एक रोचक फैक्ट आपको बताते चले, ब्रिटेन में या UK में चौथा सबसे बड़ा निवेशक भी है। तो याद रखेंगे कि भारत का और इंडिया का और UK का
अगर कहीं एक प्लेटफॉर्म पर हित देखा जाए तो चाइना इन दोनों के बीच एक बाधक की कड़ी काम करता है, बाधक के तौर पर कार्य करता है। तो भारत और यूके के मिलने से अप्रैल में होने वाली इस शीर्ष वार्ता से निश्चित तौर पर चीन को सिरदर्द होने वाला है और हम भी अपने एक सशक्त मजबूती सहयोग या मजबूत सहयोगी संगठन से जुड़कर CPTPP से आर्थिक लाभ कमाने की ओर जरूर ध्यान देंगे। तो मुझे उम्मीद है बोरिस जॉनसन साहब जो अप्रैल में भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर आप जरूर चर्चा करेंगे, इसे और अधिक ढूंढेंगे और अधिक मजबूती से तैयार करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।